नमस्कार। इंडिया डायलॉग और मल्हार मीडिया की शो में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। कुछ ही देर बाद मल्हार मीडिया की सीईओ ममता मल्हार हमारे साथ होंगी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद क्या स्थिति है, क्या जोड़ गणित गुणा भाग है कांग्रेस पक्ष की सरकार बनाने के लिए। कोई भी सरकार बनाए, बीजेपी भी सरकार बनाएगी तो जोड़ जोड़ गणित गुणा भाग उसे करना ही होगा, कांग्रेस को भी ये करना होगा। इस बीच खबर ये आई कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए, इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश में चुनाव का बिहारीकरण हो गया। बिहारीकरण इस मायने में कि इतनी हिंसा मध्य प्रदेश के चुनाव में पहले कभी देखने को नहीं मिली। हिंसा कहीं होती थी तो किसी खास इलाके में होती थी, लेकिन इस बार पूरे प्रदेश में, दिमनी में, छतरपुर में, इंदौर में, भोपाल में जगह जगह हिंसा की घटनाएं देखने को मिली। कहीं गोली चल रही है, कहीं तलवारबाजी हो रही है, कहीं कार्यकर्ताओं में लाठियां भाजी जा रही है, कहीं किसी नेता को कुचल कर मारा जा रहा है। ऐसी हिंसा पहले कभी देखी नहीं गई। इस सब का मतलब क्या है? क्या हिंसा का उद्देश्य यह है कि चुनाव रुकवा दिए जाए कुछ क्षेत्रों में, या हिंसा डर का प्रतीक है? आखिर ये हिंसा कौन करा रहा है? एक सामान्य धारणा यह है कि अगर बीजेपी के लोग हिंसा करा रहे हैं, इसका मतलब बीजेपी के लोग डरे हुए हैं, और कांग्रेस के लोग हिंसा करा रहे हैं तो कांग्रेस के लोग डरे हुए हैं। यही सब मुद्दे हैं। और आखिर ले देकर बात यही आती है कि सरकार का गणित, सरकार बनाने का गणित क्या होगा। पिछले चुनाव में, 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी, बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। हालांकि बीजेपी को जो वोट मिले थे वो 0.13% ज्यादा वोट थे, लेकिन सरकार कांग्रेस ने जोड़ तोड़ करके बना ली। कांग्रेस को कोई स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। कल से मैं कई चैनलों पर हूं, लाइव हूं, और मैंने देखा कि लोगों की बड़ी सहानुभूति है कांग्रेस के साथ। दिल्ली और बंबई में बैठे नेता ये कह रहे हैं बार बार कि सरकार कांग्रेस की आ रही है, हिंसा हो रही है, और इसका मतलब ये कि बीजेपी जा रही है। क्या वाकई ऐसा होता है? क्या बीजेपी ने हिंसा फैलाई है, या कांग्रेस ने हिंसा फैलाई है? क्या हिंसा फैलाने का कोई पार्टीगत फैसला होता है? क्या राहुल गांधी और खड़गे जी, क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह और नड्डा जी की तरफ से आदेश आते हैं कि हिंसा करो? क्या वाकई हिंसा जरूरी हो गई है? ये सारे मुद्दे भी हैं। तो आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि सरकार बनाने का गणित क्या है, और गणित में जोड़ घटाव गुणा भाग क्या है। मेरे साथ हैं मल्हार मीडिया की सीईओ ममता मल्हार। मल्हार जी, ममता जी, आपका स्वागत। नमस्कार। इस बार चुनाव में नतीजे चाहे जो हों, लेकिन सरकार बनाने का गणित तो शुरू हो गया है। कल मतदान संपन्न हुआ। मतदान होने के बाद ही हिंसा की घटनाएं लगातार पूरे प्रदेश में देखने को मिली। दिमनी में, छतरपुर में, और मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, महू, कई जगह हिंसा की वारदातें हुई। कहीं तो कुचलकर मारने की कोशिश भी हुई, कहीं गोली चली, कहीं लाठी चली। ये सब हिंसा, ये हिंसा क्या क्या कहना चाहती है? हिंसा का उद्देश्य क्या है? क्या अर्थ है इस तरह की हिंसा का? हिंसा के जरिए नेता या प्रतिनिधि, उम्मीदवार क्या कहना चाहते हैं? ममता जी। देखिए, ये निराशाजनक तो है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में पहली बार हिंसा हुई है। पहले छुटपुट घटनाएं होती थी, लेकिन कल जिस तरीके से खबरें आ रही थी उसमें एक और निराशाजनक पहलू यह रहा कि चुनाव आयोग बहुत सारी घटनाओं को लगातार नकारता रहा कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। एफआईआर दर्ज होने में भी कई जगह समय लगा, कई जगह धरने पे बैठे। मैं जितनी खबरें देख रही थी, आज सुबह भी अखबारों में पढ़ा, कई अखबारों ने बड़ा एक तरफा लिखा है और कई अखबारों ने घटना की पूरी जानकारी दी है। तो कुल मिला के ये हो रहा है कि कहीं इन्होंने उकसाया है, कहीं उन्होंने उकसाया है। अब रहा सवाल हिंसा क्यों हुई, तो हिंसा का जहां तक मैं कारण देख रही हूँ कि मध्य प्रदेश में 20 साल होने को आए हैं, बड़ा बदलाव कुछ हो नहीं पा रहा है। 15 महीने का जो एक सरकार आई थी तो वो भी जल्दी चली गई थी। यहाँ सत्ता बचाने की भी बेचैनी है भाजपा की तरफ से, क्योंकि जब से ये इलेक्शन समय शुरू हुआ था, चुनाव का समय शुरू हुआ, तो तब से ही ये था कि भाजपा की स्थिति ठीक नहीं है, भाजपा हार सकती है। तो ये इनके इन प्रकार किसी भी तरीके से चुनाव सबको जीतना है। अब फर्जी वोटिंग के शिकायत ज्यादा हो रही है उसमें। ये भी कह रहे हैं कि आपके लोग फर्जी वोटिंग करने आए थे, वो भी कह रहे हैं कि आपके लोग फर्जी वोटिंग करने आए थे। कई बूथ पे पकड़े भी गए हैं लोग, पुलिस ने उनको पकड़ा,
उनके मोबाइल जब्त किए। तो ये किसी भी तरीके से चुनाव जीतने का पूरा जोड़ तोड़ दिख रहा है। लेकिन ये मध्य प्रदेश के लिए तो ठीक नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश शांति का टापू है। बड़े से बड़े इलेक्शन और सारी चीजें मध्य प्रदेश में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाती हैं। अब रहा सवाल इसका कि कौन करा रहा है। तो इसमें छोटे कार्यकर्ता टूल बन जाते हैं। जैसे नरेला का जो मेरे सामने आया कि वो कार्यकर्ता अंदर आ जा रहा था, बाहर निकला, विश्वास सारंग को उसने हाथ पकड़ा तो उन्होंने हाथ झटक दिया। ऐसी ही कई घटनाएं दूसरी तरफ से भी आ रही हैं, चाहे वो ग्वालियर से हो या छतरपुर में जो हुआ है। तो ये सब ऐसे चल रहा है, लेकिन ये ठीक नहीं है। कम से कम चुनाव जीतने के लिए तो ये नहीं होना चाहिए। चुनाव तो 5 साल में एक बार होते हैं, लेकिन जो जन हानि हुई है, कुछ एक आध लोगों की, किसी की इसमें मृत्यु भी हो गई है, उसकी तो भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। परिवार की उस नुकसान की भरपाई कौन सा राजनीतिक दल करेगा या कौन सा चुनाव करेगा? इस पे तो कोई बात ही नहीं हो अभी शुरू भी नहीं हुई है। तो ये कुल मिला के ठीक मैसेज नहीं गया है इस चुनाव में। जी प्रकाश जी। जी ममता जी, एक और बात कही जाती है कि इस चुनाव में जो वोट हुआ, मतदान ज्यादा हुआ, 76.22% मतदान के आंकड़े सामने आए हैं। क्या ज्यादा वोटिंग होने से सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा होता है या विपक्ष को फायदा होता है? जो गणित पिछले बार आए, बहुत सारे जोड़ गणित गुणा भाग अखबारों में आ रहे हैं, चैनलों पर आ रहे हैं। ज्यादा वोटिंग का फायदा किसको है? 2003 में जब ज्यादा मतदान हुआ था तो उमा भारती की सरकार आई थी, और ऐसी सरकार आई थी जो तूफान की तरह आई, 3/4 सीटें ले आई। उसके बाद मतदान का प्रतिशत घटता गया, लेकिन 2018 में मतदान का प्रतिशत बढ़ा तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। इस बार फिर ज्यादा मतदान हुआ है प्रतिशत में, तो इसका अर्थ ये लगाया जा रहा है कि शायद बदलाव की लहर है। लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? इसलिए संदिग्ध है। कई बार ऐसे नतीजे भी आए कि जब ज्यादा मतदान हुआ और वह ज्यादा मतदान सत्तारूढ़ पार्टी के हित में रहे, जैसे कि 2020 में हुए लघु मिनी चुनाव में, जब मतदान 5% ज्यादा हुआ था और बीजेपी को, जो सत्तारूढ़ पार्टी थी, उससे ज्यादा सीटें मिली थी। लेकिन एक अनुमान है, ऐसा कहा जाता है कि ज्यादा मतदान हुआ है तो विपक्ष को फायदा होगा। विपक्ष में अभी कांग्रेस है, तो कहा जाता है कांग्रेस को इसका फायदा होगा। सत्तारूढ़ पार्टी सोचती कि नहीं, बीजेपी का दावा अलग है। बीजेपी के अपने दावे हैं कि देखिए हमने लाडली बहना योजना लाए, हम इतनी योजनाएं लाए, इसलिए वो लोग ज्यादा वोट देने के लिए आए हैं। आपका क्या अनुमान है? क्या ज्यादा वोट पड़ने से विपक्ष को फायदा होता है या कोई फार्मूला तय नहीं है? देखिए, चुनाव होते हैं 5 साल में, और जो आंकड़े कल से दिखाए जा रहे हैं वो एक एक दशक के अंतर के हैं कि 83 में ये हुआ तो 93 में ये हुआ। हर समय काल की अपनी परिस्थितियां होती हैं और अपने रिजल्ट होते हैं। एक बार ऐसा होता है कि नहीं, बदलना है, और उसमें चली जाती है लहर की। एक दिग्विजय का समय था कि उस टाइम जनता इतनी नाराज थी कि ओवर वोटिंग बस इसलिए हो गई थी कि नहीं, दिग्विजय को किसी तरीके से हराना है, कांग्रेस को हराना है, तो ऐसे वोटिंग हो गई थी। लेकिन जैसा कि हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि ये चुनाव बहुत सारी चीजों, इस चुनाव में बहुत कुछ अलग चल रहा है, बहुत सारी चीजें इस चुनाव में अलग हो रही हैं। तो ये चुनाव एक ऐसा चुनाव हो गया है जहां पे एंटी इनकम्बेंसी वर्सेस लाडली बहना हो गया है। अब ये है कि जो लोग बोल रहे थे कि वोटर चुप है, वोटर चुप है, वोटर वोट डालने के बाद वाकई चुप हो गया है। वो नहीं बता रहा है कि हमने कहाँ वोट डाला या किस आधार पे। मैं कई छोटे छोटे वीडियोस देख रही हूँ, कई पत्रकार बात कर रहे हैं लोगों से कि किस आधार पे वोट दिया, वो बात निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मुद्दा वर्सेस एंटी इनकम्बेंसी हो गया, क्योंकि इस चुनाव में महिलाएं मुद्दा रही हैं। महिलाओं पे फोकस दोनों पार्टियों का रहा है। नारी सम्मान योजना कांग्रेस ने घोषणा की थी, भाजपा ने उस पर अमल कर दिया, लाडली बहना बना के। और जैसा कि सब कह रहे हैं कि लाडली शुरू से चला आ रहा है कि लाडली बहना का वोट पड़ेगा। तो कल सुबह से हम जो देख रहे थे कि महिलाओं के वोट ज्यादा पड़े हैं। लेकिन अभी कल से फिर एक नए विश्लेषण आने शुरू हुए कि ज्यादा वोटिंग होती है तो सरकार के फेवर में नहीं होता। फिर कई सीटें मैं सुबह देख रही थी, कई सीटों पे ऐसा है
कि बदलता भी रहता है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। अगर ज्यादा हुआ है तो भी बदल जाएगा, कम हुआ है तो भी बदल जाएगा। तो कुल मिला के ये मिला जुला असर है, और फिलहाल हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे तो ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। मैंने रात में भी कई सीटों पे बात करी है, तो उन्होंने कहा कि अभी 1-2 दिन का समय ले लिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि उसमें चीजें बेहतर निकाल के आएंगी। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। जी प्रकाश जी। जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत संक्षेप में और बहुत महत्वपूर्ण बात कही। ज्यादा मतदान के ट्रेंड 230 सीटों पर मतदान हुआ, 76.22% वोट पड़े। ये आंकड़ा पिछले चुनाव से ज्यादा है। पिछले चुनाव में 2018 में इससे कम वोट हुआ था। इस चुनाव में सबसे ज्यादा वोट सिवनी में पड़े, जहां 85.68 मतदाताओं ने वोट दिया। मतदान को लेकर बहुत सारे तरह तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन का कहना है कि फाइनल वोटिंग का प्रतिशत यही है, 76.22। देखिए, बहुत सारे लोग आए, लेकिन कई शहरों में, बड़े शहरों में वोट कम हुए, छोटे शहरों में ज्यादा वोट हुए। लेकिन ऐसा क्यों होता है समझ में नहीं आता। जैसे एक विचित्र बात है कि भोपाल पढ़ा लिखा शहर है। भोपाल के 4 इमली इलाके में कई वीवीआईपी रहते हैं, खुद हैं तो वे भी आईएएस आईपीएस, लेकिन उन्हें वीवीआईपी कहा जाता है, तो हम मान लेते हैं कि वीवीआईपी लोग होते हैं, सभी लोग बराबर हैं। इस इलाके में 201 आईएएस आईपीएस रहते हैं, 14 आईएफएस रहते हैं, 34 सीनियर डिप्टी कलेक्टर, 21 प्रोफेसर आदि रहते हैं। लेकिन इतने लोगों के रहने वाले 4 इमली इलाके में केवल 57% वोट ही पड़े, यानी 43% इन पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों ने वोट नहीं दिया। ये समझते होंगे कि यही सरकार है, इन्हें वोट देने की क्या जरूरत है, सरकार किसी के भी हो, काम तो हम ही करेंगे या हमें ही काम करना है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा वोट पड़ा। और जैसा कि आपने कहा कि महिलाओं का वोट का प्रतिशत ज्यादा रहा, महिलाओं ने ज्यादा वोट दिए। बहुत सारे लोगों ने तर्क वितर्क कुतर्क किए हैं। कईयों का कहना है कि ज्यादा वोट पड़े तो लाडली बहना का फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस देश के मीडिया का एक बड़ा वर्ग ये है जो मान के बैठा है कि चुनाव में किसकी सरकार आएगी। तो उन लोगों को देखिए, जो समझदार ना समझ उसको तो समझाया जा सकता है, लेकिन जो ज्यादा समझदार हो उन्हें समझाया नहीं जा सकता। उन्हें ये बात नहीं बताई जा सकती कि वोट मतदाता देते हैं, मतदाता फैसला करते हैं कि किसकी सरकार बिल्कुल, बनेगी। ये बिल्कुल। टीवी के पत्रकार या यूट्यूबर और महान बुद्धिजीवी तय नहीं करते कि किसकी सरकार बनेगी। न तो सी वोटर तय करता है, न कोई न्यूज चैनल तय करता है, न किसी बड़े अखबार का पत्रकार तय करता है। लेकिन कई लोगों को ये गुमान होता है कि उन्होंने कहा कि मेरा गट फीलिंग कह रहा कि फलाने जीतेंगे। तो भाई आपका गट फीलिंग अपने पास रखिए, जनता में कचरा मत परोसिए, यही कहना है। एक बात जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि इस चुनाव में मध्य प्रदेश का बिहारीकरण हो गया। बिहारीकरण शब्द में बिहार वाले आपत्ति कर सकते हैं, मेरा इरादा बिहार को बदनाम करने का नहीं है, लेकिन जिस तरह बिहार में चुनाव के दौरान व्यापक हिंसा होती है, लगता है कि मध्य प्रदेश भी उसी दिशा में जा रहा है। मध्य प्रदेश में आमतौर पर हिंसा नहीं होती। मैं जहां रहता हूं ममता जी, इंदौर, इंदौर में उम्मीदवार आमने सामने मिल जाते हैं, चुनाव प्रचार के दौरान, जनसंपर्क के दौरान एक दूसरे के घर जाते हैं, उनके गले मिलते हैं, चाय पीते हैं और फिर अपने रास्ते निकल जाते हैं। ऐसा भी हुआ है कि कोई उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार के यहाँ गया, उसने उसके पैर छुए और कहा कि साहब जीत का आशीर्वाद दीजिए। तो वो कहते हैं, वो ये नहीं कहते विजयी भव, वो कहते हैं कि दीर्घायु हो और हमेशा सुखी रहें, लेकिन इस तरह की बातें नहीं कहते। जबलपुर और महू में पथराव की खबरें आई है। कहीं पर मतदाताओं के साथ धमकी मिली है, कहीं मतदाताओं को रोका गया है, कहीं वोटिंग मशीन में खराबी का बहाना बनाकर मतदाताओं को 1-1, 2-2 घंटे तक रोका गया है। कि एक इलाके में तो कहा गया कि मतदान शाम को 7:30 बजे भी खत्म नहीं हुआ। तो इसी स्थिति क्यों हो जाती है। अभी खबर है कि भिंड में एक पोलिंग एजेंट के मकान में देर रात को आग लगा दी और ये भी आरोप लगाया गया कि आग लगाने वालों के खिलाफ केस नहीं किया। डोंगरपुरा गांव में
कांग्रेस प्रत्याशी पर भी बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, तो कई जगह लोग धरने पर बैठे हैं, तो बहुत ही मुश्किल स्थिति है कई जगह। तो आप इस बारे में क्या कहेंगी? हिंसा को लेकर आपका क्या ख्याल है? क्या हिंसा को तो कोई भी जायज नहीं ठहरा सकता, लेकिन हिंसा को रोकने की जो कोशिशें हुई थी, क्या वो उचित है? दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों आरोप लगा चुके हैं। कमलनाथ ने तो आरोप लगाया कि एक जिले के एसपी बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे थे। तो क्या इस तरह के आरोपों में कोई दम है? क्या चुनाव अधिकारी निष्पक्ष होकर चुनाव करवा रहे हैं? देखिए राजनेता क्या आरोप लगाते हैं क्या नहीं, उस पे मैं कभी बहुत ज्यादा ना तो प्रतिक्रिया देती हूँ ना उस पे विचार व्यक्त करती हूँ। लेकिन चुनाव जो होते हैं पूरे सरकारी मशीनरी के हाथ में होते हैं और पूरा चुनाव आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, लोकल प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है। अब चुनाव में कई जगह क्या होता है कि पूरे के पूरे स्टाफ का ट्रांसफर भी हो जाता है, नए लोग आ जाते हैं। तो ये जो ढिलाई हुई है, जब हिंसा शुरू हुई तो शुरुआत में कार्यवाही नहीं हुई। इस बार चुनाव कई जगह बहुत अलग तरीके से चुनाव देखे गए हैं। ये चुनाव आयोग का पूरा रवैया ही इस बार सुस्त रहा है, चाहे अपडेशन के मामले में हो, मीडिया को अपडेट देना हो, या कोई भी अलग से आप सवाल पूछ रहे हैं, कोई जानकारी पूछ रहे हैं, उसके बारे में बोलने के बारे में। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 2 घटनाएं गिनाई, फिर पत्रकारों ने और गिनाए कि ये हुआ, कहीं में तो ये बोल दिया कि नहीं ये ऐसा नहीं था। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकारी मशीनरी का दोष है तो है। अगर आप चुनाव करा रहे हैं और पूरा आपके ऊपर जिम्मेदारी है, तो इसमें सरकारी मशीनरी को अपनी जिम्मेदारी पूरी निभानी थी। लेकिन सवाल ये होता है कि ऊपर के अधिकारी क्या कर रहे हैं इसमें, या फिर सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने क्या गाइडलाइन दी थी, उसके अकॉर्डिंग कितना काम हुआ। ये अब इसमें एक बात आपने बोली कि लाइनें बहुत लंबी थी, तो इस बार चुनाव आयोग ने गलती तो करी है, एक एक बूथ पे बहुत ज्यादा मतदाता इन्होंने रख दिए। ग्वालियर में प्रवीण पाठक की बहस कल कलेक्टर से इसी बात को लेके हो रही थी, रात के 9 बजे तक उसमें लाइन लगी हुई है और एक बूथ पे 500 लोगों की लाइन, 2 बजे से खड़े हुए हैं लोग, लेकिन उनका वोट नहीं हो पा रहा था। तो ये पहली बार हुआ है कि कई छोटे छोटे बूथ पे भीड़ बहुत ज्यादा थी और उन्हीं बूथ पे जिस बूथ पे मैं ही वोटिंग करने गई थी, जहां पे अगल बगल के 3 बूथ पे लाइन लगी हुई थी, एक बूथ पूरा खाली पड़ा हुआ था। तो इसका कुछ विकल्प तो तलाशा जाना चाहिए, क्योंकि ये तो पहली बार हुआ है कि ऐसा तो है नहीं कि बूथ की कमी थी, बनाने के लिए आपको जगह की कमी थी। फिर एक इसमें ये भी हुआ है कि एक ही परिवार के अगर 5 लोग हैं तो 3 का तो बूथ पास में दे दिया, 2 का कहीं और 2-3 किलोमीटर और आगे दे दिया है। तो ये भी गफलत रही, पर्चियां नहीं बटी हैं, सब लोग ऑनलाइन नहीं आ पाते हैं, उस चक्कर में वोटिंग भी बहुत प्रभावित हुई है, क्योंकि लोग पहुंचे फिर कहीं के वोटर कार्ड है लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है, उस चक्कर में लोग वापस भी आ गए। अब जब आदमी 2 घंटे खड़ा रहेगा और वहां जाके देखेगा कि लिस्ट में तो मेरा नाम ही नहीं है, तो जाहिर है उसका गुस्सा होना तो बनता है। तो ये सब चीजें भी हिंसा के पीछे कारण बनी कि वोटिंग में देरी भी हो रही थी, इसलिए भी प्रत्याशियों के समर्थक झुंझला रहे थे, क्योंकि ये व्यवस्था थोड़ी ठीक नहीं हुई है चुनाव आयोग की तरफ से। और अगर इतनी लंबी लाइन आप लगवा रहे हो तो आपको आधारभूत चीजों की भी व्यवस्था देखनी थी, वहां पे शौचालय है कि नहीं, पानी की व्यवस्था है कि नहीं। लोग घंटों खड़े हैं लाइन से, सुबह से हम देख रहे थे लंबी लंबी लाइनें हैं। तो बहुत सारी कमियां इस बार चुनाव में रही हैं। पिछले बार कांता राव थे मध्य प्रदेश के सीईओ, अच्छा चुनाव हुआ था, बहुत कसा हुआ चुनाव हुआ था और बहुत जल्दी कार्यवाहियां होती थी, अपडेशन बराबर होते थे प्रॉपर। इस बार चुनाव आयोग की तरफ से बहुत सारी कमियां रही है, ये कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है। जी प्रकाश जी। जी ममता जी, इस बार दोनों ही पार्टियां उम्मीद से है। बीजेपी भी उम्मीद से है कि सरकार वो बनाएगी, कांग्रेस भी उम्मीद से है कि सरकार वो बनाएगी। हमने कुछ देर पहले बात की थी कि जब भी वोटों का प्रतिशत बढ़ता है तो सरकार में बदलाव होता है, ऐसा ट्रेंड है। जैसे 2003 में 10 साल तक दिग्विजय सिंह का शासन था। 2003 में जब मतदान हुआ, उसके पहले वाले चुनाव में 1991 में लगभग 60% वोट पड़े थे। लेकिन 2003 में जब उमा भारती की आंधी चली, उन्होंने 6 महीने तक लगातार प्रचार किया हेलीकॉप्टर में घूम घूम के, और हर जगह आदिवासी क्षेत्रों में, पूरे प्रदेश में एक एक जिला तहसील स्तर तक वे गईं
और कहा कि हम सरकार को गिराएंगे। ये सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे ऐसे रहे मध्य प्रदेश में कि लोग नाराज थे सरकार से, और 7.04% वोट ज्यादा पड़े थे 2003 में। उसका अंजाम ये हुआ, 67.27% वोट पड़े थे। बीजेपी को 230 में से 173 सीटें आ गई थी, यानी सुपड़ा साफ हो गया था कांग्रेस का। और ये हालत हो गई कि दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं 10 साल के लिए अब चुनावी राजनीति से दूर हो जाऊंगा, जिसका उन्होंने निष्ठापूर्वक पालन किया, अपने वचन पर अडिग रहे। 10 साल उन्होंने कोई सक्रिय राजनीतिक भूमिका नहीं निभाई, क्योंकि कांग्रेस केवल 38 सीटों पर, 230 में से 38 सीटों पर सिमट गई थी। 2008 में फिर वोट बढ़े, लेकिन केवल 2.53% वोट ही बढ़े, 69.78% वोट गिरे थे। तब बीजेपी की सीटें 143 हो गई, क्योंकि बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव, 3-4% से ज्यादा वोट नहीं बढ़े थे। बीजेपी को 143 सीटें आई थी, कांग्रेस 71 पे आ गई। 2013 में फिर 2.35% वोट ही बढ़े, ज्यादा नए मतदाता नहीं है, मतदाता बढ़े नहीं, संख्या आई नहीं मतदाताओं की। और बीजेपी ने 2013 में 165 सीटें जीत ली, कांग्रेस को केवल 58 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। पिछले चुनाव में, 2018 के चुनाव में 3.5% मतदाता ज्यादा थे। पहले जब बदलाव हुआ था तो 7% से ज्यादा मतदाता थे, इस बार 3.5% से ज्यादा वोटर थे। और बीजेपी दूसरे नंबर पे आ गई। साफ साफ बहुमत तो कांग्रेस को नहीं मिला था, लेकिन कांग्रेस को बहुमत के करीब 114 सीटें मिली। बहुमत के लिए उसे 2 सीटें और चाहिए थी। अब इस बार जो वोट पड़े हैं वो 76.22% वोट पड़े हैं, और कहा जा रहा है कि ये जो है वोट 1% से भी कम बढ़े हैं, जो आंकड़ा सरकार, जो चुनाव आयोग ने दिया। तो जब कम वोट बढ़ते हैं तो सरकार नहीं बदलती, ये धारणा कर रही है। अब सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी, ये बड़ा गंभीर मामला है। ममता जी, कांग्रेस किस आधार पर दावा करती कि सरकार हम बनाएंगे? कांग्रेस को क्या दावा लगता है सरकार बनाने के? क्या देखिए तर्क? देखिए प्रकाश जी, ऐसा है कि जब वोटिंग खत्म होती है, चुनाव खत्म होते हैं, तो एक बीच का समय होता है नतीजों का। और जब वोटिंग खत्म होती है तो हर प्रत्याशी जनता का आभार जरूर जताता है। उसमें निर्दलीय भी होते हैं, उसमें थर्ड पार्टी के लोग भी होते हैं। तो उम्मीद तो सबको होती है और सब पूरे आत्मविश्वास से चुनाव लड़ते हैं। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है और पूरे आत्मविश्वास से लड़ता है, घूमता है, प्रचार करता है। उसको ये पूरी उम्मीद होती है कि जो 9 बार का विधायक है उसके सामने बिल्कुल वो निर्दलीय खड़ा है और वो भी जीत जाएगा। अब वो अंदर से उसकी स्थिति वही बेहतर जानता है कि वो जीत रहा है कि हार रहा है ना। अब कांग्रेस के दावे और भाजपा के दावे, कांग्रेस को ये बहुत उम्मीद है कि जनता नाराज है और कांग्रेस की तरफ से ये हमेशा दावा किया जाता रहा है कि ये चुनाव जनता लड़ रही है भाजपा से, कांग्रेस नहीं लड़ रही है। तो और जनता में नाराजगी है, एंटी इनकमेंसी का फायदा कांग्रेस को मिलेगा, इसकी उम्मीद कांग्रेस को बहुत है। और कांग्रेस एक बदलाव की उम्मीद में है, तो एक ये लगातार चल भी रहा है कि नहीं बदलाव होगा, बदलाव होगा, बदलाव होगा। भाजपा को अपनी योजनाओं के, उनने जितना काम किया है योजनाओं पे, योजनाओं को जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है उस पे उनको बहुत भरोसा है। उनको सभाओं में जिस तरीके से रिस्पांस मिला है, बाद में भी खुल के लोग जिस तरीके से भाजपा का नाम लेते हैं या शिवराज सिंह का नाम लेते हैं, उस पे भाजपा को भरोसा है। तो ये चुनाव मतलब ऐसा है कि इस बार आत्मविश्वास किसी का कम नहीं दिख रहा है, दोनों तरफ से ये हो रहा है नहीं हमारी तो सरकार बन रही है। तो जो हमने कल चर्चा की थी वो अब आज मुझे तो परिणत होते दिख रहा है कि वो होगा जो सोचा ही नहीं था। ऐसा कुछ ही होगा कि वो होगा जो सोचा नहीं था। कोई हैरानी नहीं है कि तीसरे दल के लोग ज्यादा आ जाएं, या कोई हैरानी नहीं है कि दोनों बाउंड्री पे रुक जाएं। हालांकि कुछ एक तरफा उम्मीद भी दिखती है, लेकिन कल वोटिंग जिस तरीके से हुई है और लगातार ये कहा जा रहा है कि महिलाओं की वोटिंग ज्यादा हुई है, तो महिला वोटर पे रिजल्ट डिपेंड करता है, क्योंकि नारी सम्मान की शुरुआत भी यहाँ से हुई थी और कांग्रेस एक मुद्दा हमेशा उठाती रही है महिला सुरक्षा का।
अगर उस पे थोड़ा गौर कर लिया पढ़े लिखे वर्ग ने, तो थोड़ा सा वोट वहां डाइवर्ट होगा। फिर एक वोटर को हम लोग भूल गए, यूथ वोटर। यूथ वोटर भी जी इस बार ठीक ठाक निकला है वोट देने के लिए। और 28,000 प्लस नए वोटर हैं इस बार, नए मतदाता कार्ड बने हैं। तो ये जो दो वर्ग है, एक यूथ है, दूसरा वो जो नए कार्ड बने हैं, ये मिला के क्या कहते हैं, पूरा डिसीजन जो है इनके हाथ में जाएगा। ये डिसीजन मेकर वोटर है। बाकी तो कुछ परंपरागत वोट भी रहेंगे। जैसे मैंने कई लोगों के यहाँ ये सुना, मैंने आसपास चलते फिरते सुना कि पति ने कह दिया कि नहीं, तुमको वोट डालने नहीं जाना है, और जाओगी तो इस पे डालना है। या अगर पति नहीं है तो महिला वोट डालने गई नहीं है। एक ड्राइवर कह रहा था मेरी तो ड्यूटी लगी है, तो मेरी पत्नी तो वोट डालने जा ही नहीं पाएगी। तो ऐसे भी वोट बटे हैं पूरे, कहीं से कम हो गए, कहीं ज्यादा हो गए। तो कुल मिला के ये है कि उम्मीद तो इस बार दोनों को है, और कुछ ज्यादा ही उम्मीद है। बस ये है कि उम्मीद जिसकी भी टूटेगी इस बार, वो पूरे तरीके से टूटेगा। जी प्रकाश जी। जी जी ममता जी, मेरा ये अनुमान है कि अगर वोट ज्यादा होते हैं, ज्यादा वोट पड़ते हैं, और ये ज्यादा वोट अगर मालवा निमाड़ में पड़ते हैं तो बीजेपी को फायदा होता है। ज्यादा मतदान अगर चंबल ग्वालियर में होता है तो वहां शायद कांग्रेस को होता है। ऐसे ही महाकौशल और विंध्य की बात करें, बुंदेलखंड के इलाके की जो मध्य प्रदेश में है, वहां ज्यादा मतदान होता है तो लाभ कांग्रेस को होता है। इस तरह की बातें कही जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा वोटों से बड़ी बात है कि लोग, जनता को किन मुद्दों ने उद्वेलित किया। बिल्कुल। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। जो एंटी इनकम्बेंसी की बात बार बार बड़े बड़े ज्ञानचंद करते हैं चैनलों पे आके, विशेषज्ञ लोग, कि एंटी इनकम्बेंसी है। साहब, लोग शिवराज सिंह चौहान की शक्ल नहीं देखना चाहते। तो मुझे समझ में नहीं आता कि शिवराज सिंह कौन से मेरे घर में आके मेरे ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। दूसरी बात है कि नहीं, लोग शिवराज सिंह के चेहरे से ऊब गए हैं, लोग नरेंद्र मोदी के चेहरे से ऊब गए। तो भाई कमलनाथ कौन से ऐश्वर्या राय है, या दिग्विजय सिंह कौन से सुष्मिता सेन है। तो चेहरे की बात तो, कई बार तो ऐसी बातें की जाती कि नहीं, ये नरेटिव है, और लोग नया नया नैरेटिव लेके आते हैं कि हम उनसे उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। तो मनमोहन सिंह तो बुजुर्गवार थे, कोई बहुत सुंदर भी नहीं थे कि उनको 2 बार देश की जनता ने चुना। तो सारी बातें बड़ी नैरेटिव के नाम पर बुद्धिजीवी ऐसे डायलॉग फेंकते हैं, ऐसी फेंकते हैं कि हंसी आती है। और वो कहते हैं कि नहीं, वो दिल्ली बंबई में बैठकर, सिंगापुर और न्यूयॉर्क में बैठ के बता देते हैं कि इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय की पोजीशन क्या है, दिमनी में वो सिंगापुर में तोमर। बैठ के बता देते हैं कि दिमनी में तोमर साहब तीसरे नंबर पे आने वाले हैं। तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली कि सिंगापुर में बैठा आदमी बता देता है कि कौन व्यक्ति कितने वोटों से आगे है। तो कुल मिलाकर बड़ी ज्ञानचंद की बातें सुनने को मिलती है। और आश्चर्य की बात यह है कि एंटरटेनमेंट का एक प्रमुख स्रोत इस तरह के चैनल हो गए हैं कि आप सुबह शाम किसी को भी गाली दीजिए और अपने चैनल को लोग। आपसे बात करने का और हमारे दर्शकों से ये बात करने का उद्देश्य यह है कि हम अपने चैनल में इस तरह की बातें करना पसंद नहीं करते, और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलते चलते एक सवाल और है ममता जी, मैं 2 मिनट और लेना चाहूंगा। एक बात तो है कि कांग्रेस के पास अपने पक्ष हैं कि लोग नाराज हैं, हमारी योजनाएं अच्छी थी, पिछली बार हम सबसे बड़ी पार्टी थे, हमने जो काम किए थे 1.25 साल में वो उससे जनता खुश है। लेकिन जब मैंने कई मतदाताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज को हमने देख लिया है, इसलिए हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। हमने कहा आपने क्या देखा? तो उन्होंने कहा कांग्रेस के राज में हर छोटा कार्यकर्ता अपने आप को सीएम समझता था। कांग्रेस के जो क्या कहना चाहिए, उनके जो जनसंपर्क विभाग के लोग थे, कांग्रेस के प्रवक्ता, सहप्रवक्ता, उप प्रवक्ता थे, वो तक नेताओं के, पत्रकारों के फोन नहीं उठाते थे। हर एक को ये मुगालता था कि वही सरकार चला रहा है। इस तरह की शिकायतें भी। और तबादलों की बात पर मैंने सुना कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं, कमलनाथ के राज में जो तबादले हुए, एक एक कर्मचारी के 3-3 बार तबादले हुए, बगैर पैसे दिए उन्हें वापस अपनी जगह पे नहीं आने दिए गए। इस तरह की बहुत सारी शिकायतें लोगों को रही। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस बात को वो खूबी मान रहे हैं, और बार बार लोग एक ही तर्क देते रहे कि
ज्योतिरादित्य सिंधिया गद्दार है, ज्योतिरादित्य सिंधिया गद्दार है, उसने पीठ में छुरा भोंका। तो कई मतदाताओं से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार किस आधार पर कहते हैं? लोगों ने चुनाव तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की शक्ल देख के दिया था। सांवेर की एक महिला मतदाता ने कहा कि भाई देखिए, हमें अपने लड़के की शादी करनी थी, आपने हमें लड़की दिखाई जवान, और जब शादी के विवाह मंडप में वो घूंघटा ओढ़ के बैठी दुल्हन तो वो बुढ़िया थी। तो मैंने पूछा आपके कहने का मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की शक्ल देख के वोट दिया था, लेकिन कमलनाथ जी सीएम बन गए। तो ऐसी बातें भी है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी करे वो सब सही या कांग्रेस करे वो सब सही। मतदाता की निगाहों से चूकना, मतदाताओं की निगाहों से बचना आसान नहीं है। मतदाता दोनों का परीक्षक है, चाहे वो सीएम कमलनाथ रहे हों या सीएम शिवराज सिंह चौहान रहे हों। तो मतदाता से बचना बड़ा कठिन है। एक अंतिम सवाल ममता जी, इस पे भी बात करी लें, इस विधानसभा चुनाव का 2024 के लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्या 2018 जैसा तो नहीं हुआ कि 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें आई, लेकिन 6 महीने के भीतर जब लोकसभा के चुनाव हुए तो 29 में से 28 सीटें फिर बीजेपी को मिल गई। अगर 50-50% वोट मिले थे दोनों पार्टियों को लगभग, तो सीटें 29 में से 14, 15 या 13, 16 हो सकती थी। तो क्या इस चुनाव में मुद्दा शिवराज है? और क्या इस चुनाव में जो नरेंद्र मोदी बार बार आके राम मंदिर की बात करते रहे, 370 की बात करते रहे, दुश्मन देशों को जवाब देने की बात करते रहे, उसका कोई फर्क पड़ेगा? विधानसभा चुनाव पर नरेंद्र मोदी जी के भाषणों का कोई असर पड़ेगा, या मोदी जी अपने चुनाव का प्रचार कर गए जो 2024 में होने? आपका क्या ख्याल? देखिए प्रकाश जी, पिछले बार तो ये देखा था कि विधानसभा चुनाव का लोकसभा पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। ये लग रहा था कि लोकसभा में भाजपा की सीटें कम हो जाएंगी, लेकिन एक सीट के अलावा भाजपा सारी सीटें जीत गई थी। अब इस बार ये है कि भाजपा ने विधानसभा के साथ लोकसभा की तैयारी की है, और जब से चुनावी माहौल बना तब से एक बात कहना चाहूंगा, जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। ये भी महत्वपूर्ण बात है। जब लोकसभा के चुनाव हुए तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस को 29 में से केवल 1 सीट मिली। वही मैं कह रही हूँ कि विधानसभा चुनाव का बहुत फर्क नहीं पड़ता है। विधानसभा चुनाव का बहुत फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी बीजेपी के हिस्से में एक ही सीट आई थी लोकसभा की, और उसमें भी नकुलनाथ जो जीते थे, अंतर बहुत कम था। लोकल के लोगों का ये कहना था, कांग्रेस के हिस्से में एक लोगों का ये कहना था कि अगर ये 100 किलोमीटर बाहर से लड़ते तो ये जीत नहीं पाते। ये स्थिति थी उस टाइम। तो मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ एक ऐसा मुद्दा है जिसका फर्क लोकसभा पे पड़ेगा, वो है राम मंदिर का मुद्दा। क्योंकि अभी भी जो यहाँ का वोटर है वो ये कहता है कि हिंदूवादी सरकार है और राम मंदिर कम से कम बना, इतने सालों में हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। तो इस तरीके से बातें होती है। तो लोकसभा में एक ये फैक्टर काम करेगा मध्य प्रदेश की तरफ से। बाकी विधानसभा चुनाव से बहुत ज्यादा ऐसा असर पड़ेगा मुझे नहीं दिखता, लेकिन मोदी की, अमित शाह की, बीजेपी के पास एक प्लस पॉइंट है, इनके हर नेता का अपना फैन फॉलोइंग है। चाहे वो योगी जी हो, योगी जी को भी मध्य प्रदेश बुलाया गया, और कहीं कहीं गडकरी भी गए हैं। और मोदी, अमित शाह ने तो लगभग हर छोटी सीट पे जाके मेहनत की है। तो भाजपा लोकसभा को भी इतने हल्के में नहीं ले रही है कि पिछले बार की तरह बस मोदी लहर में निकल जाएगा, कहीं से कुछ माइनस भी हो सकता है। तो भाजपा ने ये जमीनी तैयारी भी करी है लोकसभा की। तो रिजल्ट जरूर वहां का अलग होगा, लेकिन मुद्दे उतने हावी नहीं होंगे। वो स्टेट के मुद्दे अलग हैं, और इस बार तो मुद्दे हवा ही हो गए, योजनाएं ही हावी रही, मुद्दे थे ही नहीं इस बार। ना कोई लहर थी मध्य प्रदेश के चुनाव में। एंटी इनकम्बेंसी और लाडली बहना योजना, मतलब महिलाएं और एंटी इनकम्बेंसी, अंडर करंट, इस तरीके की चीजें रही। कोई मुद्दा नहीं था, कोई लहर नहीं थी। तो ऐसा चुनाव रहा है। वहां राम मंदिर मुद्दा रहेगा, तो उस पे वोट जाएगा या नहीं जाएगा ये लोकसभा में ही तय होगा। जी प्रकाश जी। जी ममता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव अब सामने है, विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन लोकसभा चुनाव जिन मुद्दों पे लड़े जाते हैं वो